हम बात करते थे उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की, पर शुवेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बनते ही क्या उससे भी आगे का मॉडल पेश कर रहे हैं। आज के दिन ही 3-4 घटनाएं हुई और वो जैसे कि अभिषेक बैनर्जी को लेके, जैसे कि कुछ डॉन्स की ट्रीटमेंट को लेके, जैसे कि इलीगल लोग आए हैं जो भारत के अंदर रह रहे हैं उनको लेके, और इस सब से क्या असर पड़ रहा है, वहां पे क्या चेंजेस आ रही हैं वहां पे, और थोड़ा सा यूपी के अंदर क्योंकि वहां पे भी चुनाव आ रहा है और कई चुनौतियां सिमिलर हैं, वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा जी, अमेरिका से, जो एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ग्राम के, न्यूज बाउंड टाइम के। तो आप भी वहां से देख रहे हैं, भारत में भी लोग देख रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और वहां से अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए। थैंक्स, एब्सोल्युटली। पहले तो मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगा কি আছে ওখানে? কি আছে একটু বলবেন? ये अभिषेक बैनर्जी जिनके रोड के सामने पुलिस का ऐसे जलजला रहता था कि आम आदमी वहां जा नहीं पाता था, पब्लिक लैंड ऑक्युपाइड था, उनके घर अब पुलिस पहुंच गई है। कहा जा रहा है अलग अलग रीजन से पहुंची है, पूरा दिन कार्रवाई चली है। इससे पहले उनकी प्रॉपर्टीज पे नोटिस आए हुए हैं, एक प्रॉपर्टी की लिस्ट आई है। तो अभिषेक बैनर्जी को आपको लगता है कि सरकार ने अब डिसाइड कर लिया है कि नो मैटर हाउ हाई और पावरफुल यू विल हैव टू फेस द लॉ एंड पब्लिकली फेस द लॉ? एब्सोल्युटली। देखिए, अपने देश में जो राजनीति है उसको कई बार क्या होता है कि जब आप आके करप्शन के खिलाफ फाइलें खोलते हैं, जो सत्ता दल सत्ता से हटा है अभी, तो उसको पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा बोल दिया जाता है, सिंपली स्पीकिंग। नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। अब मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि अभिषेक बनर्जी अल्टीमेटली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। इंडिया में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज हर्टिंग दैट वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यदि उसमें अभिषेक बनर्जी ने जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की हुई थी, उस पे यदि लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से कुछ कार्रवाई की जाती है तो कोई गलत बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब शीला दीक्षित को उसके खिलाफ 15 साल से शी वाज द सीएम, एंड आज लोग पछताते हैं कि शीला दीक्षित के हमने कार्यकाल में जो उपलब्धियां मिली थी उसके बदले हमने कुछ अराजक तत्वों को सपोर्ट कर दिया। तो तब भी क्या किया गया था कि शीला दीक्षित के खिलाफ एक माहौल पैदा किया गया, इतने परसेंट करप्ट है, ये है वो है। एंड आम आदमी पार्टी ने फेक सर्वे कर करके, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम भी शामिल थे उस वक्त, अन्न आंदोलन के माध्यम से आए हुए थे, वो लगता था कि देश बदलेंगे, व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे ही सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल 67 सीटों के साथ, क्योंकि आपके दर्शकों का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि तिलचट्टों का बाप है तो अरविंद केजरीवाल, और तिलचट्टों की माता है वो ममता बनर्जी है। दिस इज द फैक्ट। देश में चाहिए एक आंदोलन, जन आंदोलन, ट्रूली न्यूट्रल, विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन, बट यहां तो पूरी फंडिंग इनके माध्यम से हो रही थी। तो अभिषेक बनर्जी पे जो एक्शन हुआ, तो मैं आपका ध्यान शीला दीक्षित की तरफ दिलवाना चाहूंगा। तो तब भी आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े प्रॉमिस दिए थे कि हम दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन शीला दीक्षित के खिलाफ टैंकर माफिया की फाइलें खोलेंगी। अब जैसे सत्ता में आए 2015 में, तो कपिल मिश्रा जो अब बीजेपी मिनिस्टर है, वो उस वक्त जल मंत्री बनाए गए एंड दिल्ली जल बोर्ड के चेयरपर्सन भी थे। तो उन्होंने वो एक डोसे तैयार किया, डोसिए। अब वो जब लेके अरविंद केजरीवाल के पास गए 2 महीने में, तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कहा कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है फालतू के काम करने की, हमने तो नहीं बोला था आपको। यू गेट माय पॉइंट ना, कि पहले आप सदाचार का आचरण एक वो ले लीजिए, वेश पहन के लोगों को गुमराह कीजिए। तो कमिंग बैक टू दिस, और ये सब जो दृष्टांत मैंने आपको बताया, दिस इज ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज 2019 में 2019 में मैंने रिलीज की थी। उसमें कपिल मिश्रा इज हिमसेल्फ टेलिंग ऑल दिस डिटेल्स। सो कमिंग टू दिस इज अ ग्रेट स्टेप। अल्टीमेटली जहां भी पॉलिटिकल कल्चर के माध्यम से, पॉलिटिकल पावर के माध्यम से गलत काम हो रहे हैं, उन सबको फिक्स किया जाना चाहिए। सो दिस इज अ वेलकम स्टेप, विच एवर पार्टी इज इन पावर, डजंट मैटर। देखिए, अपने देश में आप मानेंगे कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। सो मच ऑफ रैम्पेंट करप्शन इज देयर, सो मच, एंड उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो पॉलिटिशियंस एंड सिविल ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही और बाबूशाही एंड नेताशाही ने पूरे सिस्टम पे कब्जा किया। सो आई वेलकम दिस स्टेप। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दूसरी बात ये भी है कि अगर जैसे आपने केजरीवाल जी का दिल्ली में एग्जाम्पल दिया, तो जिन जिन को करप्ट बोला बाद में उनके साथ ही साठ बांट कर ली, हाथ खड़े कर दिए। तो अगर मैं बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में रहूं, तो ये लोगों में बहुत एक क्वेश्चन था कि बीजेपी सत्ता में आके एक्शन लेगी क्या, या सबको अडेप्ट कर लेगी। एक होता है विपक्ष से सत्ता आने के लिए, क्योंकि आप वहां पे गुंडों से, बाहुबलियों से, सिस्टम से लड़ रहे थे, उसके लिए आप जो करो साम दाम दंड भेद कई बार आपको किसी स्टेट की परिस्थिति में करना पड़ता है। बट क्या आने के बाद आप एक्शन लोगे और बिगेस्ट के ऊपर एक्शन लोगे? तो उसके सिलसिले में जो अभिषेक बैनर्जी को ऑलमोस्ट सत्ता में आते ही प्रॉपर्टी से लेके उस घर में जहां पे जाने में सब कांपते थे, वहां पे पुलिस का ऐसे घुस जाना, अब पता नहीं नोटिस बोल के आए हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बोल के आए हैं, या क्रिमिनल केस की पूछताछ करने आए हैं, या ईडी की भी जो एलिगेशंस पेंडिंग है उसके लिए आए हैं, या घर की रेकी करने आए हैं, वी डोंट नो, बिकॉज पुलिस ने कोई ऐसे फॉर्मल स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी। पर केसेस तो बहुत सारे पेंडिंग हैं, इंक्लूडिंग एफआईआर पेंडिंग होनी शुरू हो गई हैं अब। एंड अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के कार्यकाल को जानते हैं, दे नो इट दैट ही वाज अनदर सेंटर ऑफ पावर। लिटरली मतलब ममता बनर्जी डिज्योर सीएम थी, बट ही वाज अ डी फैक्टो सीएम। लिटरली पूरी पावर उनके हाथ में थी। जब उनका काफिला निकलता था, काफिला ऐसे निकलता था जैसे सुपर सीएम का काफिला निकल रहा है। तो ऐसे लोकतंत्र में जब आपने एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो आप अपने भतीजे को या अपने किसी रिश्तेदार को इस किस्म की पावर देके क्या मैसेज देना चाहते हैं? बट ममता बनर्जी हैज बीन टोटली एनार्किस्ट, like Arvind Kejriwal. They don't know how to respect the mandate of the constitution and of the public, and that is what she did. पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी ने क्या किया? अल्टीमेटली एक गढ़ वहां पे तैयार कर दिया, हिंदू मुसलमानों के नाम पे मुस्लिम्स अपीजमेंट करके उसने, कि लिटरली कंट्रीज एट द वर्ज ऑफ अनदर पार्टीशन, लिटरली स्पीकिंग वहां पे पूरा अपीजमेंट किया उन्होंने। आपने मुस्लिम वोट बैंक की बात की, तो एक फॉल्टा जब असेंबली का इलेक्शन होता है तो वहां पे एक शॉक लग जाता है कि सिंपथी की जगह ममता बनर्जी की टीएमसी जमानत नहीं बचा पाती हैं, ऑलमोस्ट अपनी 4th नंबर पे पहुंच जाती हैं, वोट पूरा शिफ्ट कर जाता है, बीजेपी जीतती है और बड़ा जीतती है। बट ये इतना रैपिडली ममता बनर्जी टीएमसी के, आप भी ऐसे देखे, कुछ लोगों का था कि भैया टीएमसी सत्ता में रहेगी, ममता बनर्जी बहुत जुझारू नेता हैं तो मुख्य विपक्ष बनेंगी, 29 में चुनाव लड़ेंगी। पर जहां पे जो सो कॉल्ड डायमंड हार्बर मॉडल, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट, पुष्पा, बाहुबली, वो पहले तो चुनाव लड़ने से भाग जाए, उसके बाद वोटर उसके बाद भी वोट ना करे, इतना रैपिडली डंप करना वोटर का, आपको लगता है टीएमसी की पॉलिटिकल स्टोरी इज ओवर? हाँ, पॉलिटिकल स्टोरी इसलिए भी आप ये देखिए कि लोग भयभीत थे। इसमें हुआ कि अल्टीमेटली इफ यू लुक एट द होल जेनेसिस ऑफ थिंग्स इन लास्ट मेनी इयर्स, कि क्योंकि पहले वहां पे लेफ्ट पार्टियों का राज था। लेफ्ट पॉलिटिक्स आप जानते हैं, वायलेंस, ब्लड बैथ एंड बेसिकली भय वाला माहौल था। तो ममता बनर्जी ने भी उसी कल्चर में अपनी पार्टी को, जब कांग्रेस से अलग हुई, टीएमसी बनाई, तो उसने उसी कल्चर को अडेप्ट किया। एंड वहां पे पिछले 15 सालों में एक भय का माहौल था, प्लस करप्शन भी एक्सट्रीम थी। एजुकेशन मिनिस्टर देखिए पकड़े गए थे इनके। तो ब्लेटेंट डिसरिगार्ड टू गुड गवर्नेंस, करप्शन खूब हुई, एंड उसके ऊपर एक पॉलिटिकल वायलेंस एंड पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि अपने गुंडागर्दी वाला माहौल था। बिल्कुल लेफ्ट वाली कल्चर को उन्होंने आउटपुट किया। तो लोग इसलिए वहां पे दिखते नहीं थे, ऐसा लगता नहीं था कि पीपल विल थ्रो हर आउट, बिकॉज पीपल वर अफ्रेड टू स्पीक आउट। बट क्या था कि जब उन्होंने देखा कि दूसरी पार्टी यहां पे आ रही है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, तो उनको एक सेफ गार्ड दिखने लग गया। And that is why so much, highly like voter turnout was in first phase, I think 92%, if I'm not wrong. इतना massive turn out होना voters का, that shows that people started coming out of the silos. उन्होंने कहा नहीं, अब हम अपनी वोट की चोट से हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, and that is what they did. क्योंकि ममता का मॉडल एक और भी डिफरेंट है, क्योंकि कम्युनिस्ट की भी वायलेंस कम नहीं थी और वो उससे बहुत फिरोशियसली लड़ी थी। बट सत्ता में आने के बाद एक एग्जांपल जैसे आपने दिल्ली का दिया, बिहार का एग्जांपल है जहां पे लालू का जंगल राज था, पर नीतीश कुमार ने आते ही सारे लालू के बाहुबलियों को एम्पावर नहीं किया, बल्कि शुरू में सुशासन दिया, और बहुत देर सुशासन दिया, टू द एक्सटेंट कि वो कभी स्टेट चुनाव भी नहीं हारे, चाहे लालू के साथ लड़े चाहे बीजेपी के साथ लड़े, स्टेट चुनाव नहीं हारे वो। और उन्होंने वो लालू को अडॉप्ट करके नीति नहीं अपनाई।
ममता बनर्जी वो नीति अडेप्ट करके बैठ गई कम्युनिस्टों की, उनको लगा यही नीति से मैं पावर में रहूंगी, तो जितना इन्होंने गुंडाई करी उसके अंदर मैं थोड़ा और एक्सट्रीम अपीजमेंट कर दूं, कम्युनिस्ट से भी आगे बढ़ के कर दूं और मैं सत्ता में रह जाऊंगी। तो ये मॉडल आपको लगता है फल्टा के अंदर जब वापस कम्युनिस्ट नंबर 2 आए हैं, कांग्रेस अपने ले रही है कि हम नंबर 2 स्टेट में पार्टी या नंबर 3 पार्टी बन सकते हैं, तो डू यू थिंक जो उनका कोर मुस्लिम वोट बैंक था वो सत्ता से जाते ही छिड़क गया है और ये परमानेंटली छिड़क गया है? अब कोई और ऑल्टरनेटिव देखेगा वो बीजेपी के अगेंस्ट, या ममता बनर्जी को ही रिवाइव करने की कोशिश करेगा? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक का तो एक इनका तो इतिहास बड़ा क्लियर है। दे वोट एन ब्लॉक एन मास, एंड वो देखते हैं हवा किस तरफ जा रही है। जो पार्टी चाहे किसी भी स्टेट में, दिल्ली में तो आप देख ही चुके हैं, जब भी वो देखते हैं कि जब ये कौन सी पार्टी अल्टीमेटली बीजेपी को हरा पाएगी, ये उसके साथ जाते हैं। सो वो एन वक्त तक दे आर वाचिंग द लाइक हवा देखते हैं एन वक्त तक, एंड वो कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं, वो लेफ्ट को भी दे सकते हैं, एंड दूसरी पार्टी को भी दे सकते हैं। तो इनका ही है। अब नाउ दे हैव टू फिगर आउट, बट अनदर कंसर्निंग पॉइंट इज दैट कि मुसलमान वोट इतना स्ट्रॉन्ग है वहां पे, मतलब इतना परसेंटेज वाइज, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम अभी भी माइनॉरिटी बोलते हैं। एक बहुत बड़े एक वोट जिनकी पॉपुलेशन है, यानी कि मुस्लिम लोगों की, उनको माइनॉरिटी बोलना इटसेल्फ इज इट्स ए डिस्ग्रेस एंड इंसल्ट टू द वेरी एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये इसको अगर डिफाइन करेंगे तब जाके अपने देश की राजनीति सुधरेगी, अपीजमेंट वाली, अदरवाइज नहीं सुधर पाएगी। जो हिंदुत्व के लिए जो लेके आए थे, एम्बेसडर्स बने हुए, चैंपियन बने हुए, उन्होंने पिछले कई सालों में, पिछले 12-14 सालों में वो रिफॉर्म्स नहीं किए जो कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, ताकि ट्रू सेकुलर वे में कॉमन सिविल कोड है वही अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ा एग्जांपल है, आई मीन कंट्री का जो अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर दैट एवरीवन इज इक्वल। जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है, देन व्हाई नॉट अडॉप्टिंग दोज पॉलिसीज? एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स में लिखा भी हुआ है कि ये होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। द पॉइंट इज कि इतने बड़े वोट परसेंटेज उनके पास है, अब वो कैसी पॉलिटिक्स खेलेंगे, सियासत वाली कम्युनल पॉलिटिक्स खेलेंगे, वो तो नेचुरली टाइम विल टेल, बट द मैस इज ऑलरेडी देयर। तो ये देखना पड़ेगा उसको कौन सी पार्टी उनको अडॉप्ट करती है, उनके साथ अडेप्ट करती है, या वो कोई अपनी नई पॉलिटिक्स लेके आते हैं, प्योर मुस्लिम पॉलिटिक्स। दैट रिमेन्स टू बी सीन। हाँ, वो ओवैसी भी हर स्टेट में जा रहे हैं, अपने लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हु नोज कौन सी स्टेट में उनका प्रॉपर वे में क्लिक हो जाए, जहाँ पे वो अपनी अलायंस का सोच रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। बट एक अगर आपने राष्ट्र सुरक्षा की बात की, तो कई स्टेप्स जो सरकार ने अच्छे भी लिए हैं, कई बहुत लेने के पेंडिंग भी हैं। उसमें से एक ये जो इलीगल भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेशी या कोई भी और आके जो रह रहे हैं, उसके ऊपर बंगाल में सरकार आते ही फास्ट कदम हुए कि फेंसिंग के लिए लैंड बोला 45 डेज में देंगे। अब एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम डिटेंशन सेंटर, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट करके जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में खड़े कर देंगे बंगाल के। कहा कि एक बोलना एनआरसी अपनी जगह है, एक बोलना लोगों को भेजना अपनी जगह है, पर उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके लिए पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, उसके लिए आपको चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। भाषण इज वेरी इजी। तो ये जो स्टेप ले रहे हैं डिटेंशन सेंटर का, तो एटलीस्ट सीरियसनेस दिखा रहे हैं। बिकॉज जनरली लोग बोलते हैं 6 महीने तो हनीमून पीरियड है, अभी तो हम सत्ता समझ रहे हैं, सत्ता समझने दो हमें। हमने देखा है कि अपने केजरीवाल का एग्जांपल लिया, तो अभी तो हम नए आए हैं, अभी तो हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे तो एकदम रैपिड स्पीड से डिटेंशन सेंटर को ऑर्डर कर दिया, एंड यू आर रेजिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल कि आपको डिपोर्ट भी करना पड़ेगा। देखिए, मैं दो देशों की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ध्यान आपके दर्शकों का आकर्षित करना चाहता हूं मुद्दे पे। अब जैसे यूएसए में रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स है। रिपब्लिकन्स आर टिपिकली वेरी हार्श एंड हार्ड ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स इज एन इंसल्ट एंड डिसग्रेस टू द हार्ड एफर्ट्स ऑफ लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। डेमोक्रेट्स जो है वो लिटरली कांग्रेस जैसे हैं, अपने देश में कांग्रेस वालों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उनका वही अपीजमेंट, वोट बैंक, लैटिनोज को भी खुश रखो, हिस्पैनिक्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को भी खुश रखो, उनको फिर एमनेस्टी दे देते हैं, जैसे ओबामा ने दी थी कि जितने भी इलीगल कंट्री में अपने देश में है, कुछ सर्टेन पिछले कितने सालों से आप इलीगल हैं, बस एक टैक्स फाइल कीजिए एंड देन यू विल गेट अ ग्रीन कार्ड।
एंड ट्रंप इज वेरी हार्ड एंड परसिस्टेंटली हार्ड। कांग्रेस को लगातार अपील करता है कि मुझे ज्यादा फंडिंग दीजिए। आइस का एग्जांपल आप सुनते आए हैं, ठीक है, कुछ एक्सेसेस हुई हैं, ज्यादतियां, बट टिपिकली जो कोर उनकी फिलॉसफी है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं टॉलरेट करेंगे। सो पीपल लाइक अस हु हैव लीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस, अपने भारत से काफी आते हैं H1B वीजा के माध्यम से, हमें भी लगता है कि अच्छी पॉलिसी है। इवन दो आई मे नॉट बी a Republican, I may not be a Democrat, but the point is that depending upon the policy, we typically tend to support this. अब अपने देश में क्या कि रोहिंग्या का नाम ले लेके, बांग्लादेशियों का नाम ले लेके मामला इतना पेचीदा कर दिया जाता है कि पीपल लूज सेंसिटिविटी टू द इश्यू। बट व्हाई नॉट, अल्टीमेटली ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं कि बांग्लादेशियों को लगातार इन्फिल्ट्रेशन की आप इजाजत देते हैं। अच्छा, सिर्फ ये सिर्फ अपीजमेंट का मुद्दा नहीं है, एक बॉर्डर में बहुत बड़ा एक नेक्सस भी है, बहुत बड़ा पैसों का खेल भी है इसमें। ये भी सुनने में आता है कि वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स का पूरा एक वो बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिसमें पैसे पुलिस भी पैसे खाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले भी मतलब पैसों का लेन देन है वहां पे। ये दिस इज अ बिजनेस एंड दैट इज वो जब भी आते हैं। फिर दिल्ली में तो देखिए रोहिंग्या को केजरीवाल ने बसा के पूरा वोट बैंक तैयार कर लिया यमुना पार। तो आई वेलकम दिस। मेरे हिसाब से अगर इंडिया इलीगल इमिग्रेंट्स पे सख्त है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। rather than losing the sensitivity to the issue, let's take a deeper look on this and क्या गलत है उसमें। अच्छा, इतने आपको वहां पे तो कोई दिक्कत दिखती नहीं है बांग्लादेशियों को ला के यहाँ पे वोट बैंक्स में कन्वर्ट करने के। जो हिंदूज वहां पे पाकिस्तान से आए बैठे हैं मजनू का टीला के पास इलीगल बस्तियों में बेचारे बैठे हैं 15-15, 20-20 सालों से, उनको आपने तड़फाया हुआ है। इवन तो सिटीजनशिप भी अलाउ की हुई है, अभी तक सिटीजनशिप कार्ड्स भी नहीं बने उनके। मैं तो पिछले 1-1.5 साल पहले गया भी था वहां पे, तो वहां पे उनकी दिक्कतें क्यों एड्रेस नहीं की जाती। तो इसका मतलब आपका मकसद यही है कि आप बेसिकली अपीसमेंट के माध्यम से अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करना चाहते हैं। सो आई वुड से दिस इज अ गुड स्टेप एंड इसको पूरे अर्नेस्ट के साथ सिंसियरिटी के साथ अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो पीपल कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन दे शुड वेलकम इट। हाँ, जो भी आपकी आइडियोलॉजी हो, आप किसी भी देश में जाएं, आप लीगली जाएं। उस देश के जो नियम है वहां पे नागरिकता के नियम है, नागरिकता के नियम लीजिए, जो भी कार्ड्स के नियम है, पॉलिसी के नियम है। क्योंकि जो लोग समझते नहीं इस डिबेट को, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, सबसे पहले वो मिडिल क्लास की या रिच की प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले वो जॉब्स लेंगे गरीब की, सबसे पहले वो इलीगल ऑक्यूपेशंस करेंगे, मैनुअल जॉब्स करेंगे, नॉट ग्रेजुएट, नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, लो हैंगिंग फ्रूट्स, वो सब करेंगे। जो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? जो वैसे ही गरीब है। वेलफेयर कहाँ लेंगे? सरकारी अस्पताल जाएंगे, किसको प्रभावित करेगा? जो सरकारी अस्पताल जा रहा है गरीब है। वेलफेयर स्कीम किससे लेंगे? जिसके लिए वेलफेयर स्कीम बनी है। मिडिल क्लास को तो प्रॉब्लम बहुत बाद में आती है। इनफैक्ट मिडिल क्लास को तो शुरू में बेनिफिट भी मिल सकता है कि उनकी लेबर सस्ती हो सकती है। इट इज बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम इज फॉर द पुअर पीपल, जिनसे ये जॉब मार्केट में compete करते हैं। देखते हैं भारत में क्या कर रहे हैं, ये आगे बढ़ते हैं। बट एक जो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग करी जा रही है, मैं आपको पहले क्लिप दिखा दूं। जिस तरह पुलिस कई प्रसिद्ध बाहुबली गुंडे जो अपना आतंक राज समझते थे टीएमसी के अंदर, जहां पुलिस के अंदर कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस नहीं थी या हिम्मत नहीं थी जाके अरेस्ट करने की या पूछताछ भी करने की, उनको पुलिस अब पब्लिकली परेड कर रही है। अब लीगली क्या आप ऐसे पब्लिकली परेड करना चाहिए, बनियान चड्डी में करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, वो एक लीगल डिबेट है, वो लंबा हो जाएगा। बट साइकोलॉजिकली आपको क्यों लग रहा है, क्यों ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए, एक होता है कि अल्टीमेटली अपने इंडिया में जुडिशियल सिस्टम भी तो बड़ा लचर पचर की हालत में है ना, जहां पे 20-20, 25-25 साल लग जाए। डेमोक्रेसी में यदि जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है या इनइफेक्टिव है तो ये बाहुबली पैदा होते हैं। अतीक अहमद का एग्जांपल यही तो था। सारी पॉलिटिकल पार्टियों की सत्ता में होने के बावजूद सत्ता में के साथ कोल्यूड करते थे वो, and he was just enjoying the power and power was enjoying hosting them। तो जब ये बाहुबली तभी पैदा होते हैं जब आप चुने हुए प्रतिनिधि जब वो खुद ही डिसरिगार्ड करें कानून व्यवस्था का। तो पब्लिक तो यही चाहती है। देखिए, अपने देश में मैं आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अल्टीमेटली
इसका एक जस्टिस एंगल से देखा जाए तो क्वेश्चन उठ सकते हैं, बट डेफिनेटली पीपल आर आल्सो फेड अप इन आवर कंट्री, ठीक है ना। कानून के माध्यम से जाएंगे तो 20-20 साल लग जाते हैं, तो पीपल फील गुड अबाउट दिस कि ठीक है ये सब होना चाहिए अल्टीमेटली, यू नो, ताकि जो बैठे हैं सियासतदार और जो जुडिशियल सिस्टम में बैठे हैं उनको भी थोड़ा एक सेंस जाएगा कि पीपल आर डेस्परेट फॉर दिस। पर इससे अगर आप योगी मॉडल जोड़े, जहां पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ एक टाइम पे बुलडोजर को लेके, पर बाद में दे कुड डिफेंड देमसेल्व्स इन द कोर्ट, क्योंकि लॉ में पावर्स भी बहुत वास्ट है और हर स्टेट के अंदर स्टेट सर्कुलर्स भी हैं, अमेंडमेंट्स भी हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या क्या सर्कुलर है, क्या क्या अमेंडमेंट है, डजंट नो, बट वो बुलडोजर जो एक्शन हुआ या पब्लिक प्रॉपर्टी आप डिफेस करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन होगा, बहुत जगह कानून है वो एक्सरसाइज नहीं किए जाते थे। तो डू यू थिंक कि ये जो योगी मॉडल था वो या उससे भी आगे का बढ़ के एक वर्जन वेस्ट बंगाल में अब लागू किया जाएगा? ऐसा लग रहा है बुलडोजर को भी अगर आप प्योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से देखें तो गलत था, वो गलत है। तो यहाँ भी इस ढंग का जो नेकेड परेड की जा रही है, ये लिटरली यू नो आई मीन कम कपड़ों में परेड करवाया जा रहा है, तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन इससे एक मैसेज ये निकल के आता है कि अल्टीमेटली अपने सिस्टम में लोगों का सिस्टम में फेथ हो तो आप या तो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो अपने देश में है, but are we a strong republic? No, because a strong republic is one where the law of the land prevails. अपने डेमोक्रेसी के नाम पे मोबोक्रेसी है, भीड़ भड़के वाला तंत्र है, शोर शराबे वाला तंत्र है। आप लॉ को इतना मजबूत कीजिए कि लोगों को लगे यस वी बिलीव इन द लॉ एंड लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। ये रिफ्रेन तो बड़ा इजीली बोल दिया जाता है, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, बट पीपल नो इट। डू पीपल हैव फेथ इन दैट? नो, पीपल डू नॉट हैव फेथ इन दैट। दे नो कि कितना ये सिस्टम यू नो कैल्सिफाइड है। सो अगर इसमें करना है तो सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को असेंबली लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे बैठ के सीरियस डिबेट करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स लेके आइए, आप स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम बनाइए, जुडिशियल सिस्टम की फंडिंग बढ़ाइए, जजेस की संख्या बढ़ाइए। अब आप किसी भी कोर्ट में चले जाए, ऐसे यू नो देखिए कितना वहां पे लाइक इससे सब्जी मंडी वाला माहौल होता है। वहां पे सब्जी मंडी वाले माहौल में जाके आदमी दिमाग खराब हो जाए। वहां पे आप क्या न्याय की व्यवस्था, वहां पे क्या उम्मीद रखते हैं? जो एक एग्रीव्ड no doubt we at least at district court level तो we need a lot more resources, money। और वही सर्कल है ना, फंडिंग कौन करेगा? जैसे आपने अतीक अहमद का एग्जांपल दिया, अगर नेता सीरियस हो तो पुलिस सीरियस हो जाती है, केस ढंग से प्रोसिक्यूट करो तो वो जेल में था, उसके बाद जो भी हुआ, और अगर नहीं प्रोसिक्यूट करो तो आप मंत्री बना दोगे। The gap between jail and मंत्री is the chief minister because it's democracy। और वो स्टेट की मर्जी है कितने रिसोर्सेज देते हैं, कितने जजेस क्रिएट करते हैं, या कितने हॉस्पिटल्स क्रिएट करते हैं, या कितने स्कूल्स क्रिएट करते हैं। वो एंड में तो रिसोर्स एलोकेशन है जो नहीं हो रही। पर मैं अंतिम सवाल थोड़ा सा यूपी पे लेना चाहूंगा, क्योंकि अब इसके बाद यूपी इज द बिग इलेक्शन, वहां की तरफ लोगों की बातें शुरू हो गई हैं। तो आपको क्या फीलिंग है, फीडबैक है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में तो एक झटका रहा, पर जो योगी का तेनाली जी का मॉडल था वो अब लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। Do you feel that there is some new model that he needs to bring in the last 6 months, or do you feel कि जो working model है that is enough, or do you believe that there are some challenges which they are not recognizing? किस तरह आप देख रहे हैं यूपी की दिशा को? देखिए, यूपी में पिछले कई सालों से एक बात तो स्पष्ट है कि जो लॉलेसनेस थी, जंगल राज जो था यूपी में भी, जिसके प्रतीकात्मक हैं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश एंड इस किस्म के दूसरी नाना किस्म की पार्टियां, बीएसपी एंड ऑल दैट, जिन्होंने ब्लेटेंटली बस किसी कास्टिज्म या एक वो कहते थे MY वोट और ये दलित वोट को लेके जिस ढंग का, तो विकास के मुद्दों को उनको उठाना था ही नहीं, और खूब भ्रष्टाचार किया, अपने लोगों को फेवरेटिज्म किया। अल्टीमेटली क्या था, इन लोगों की यही इनके मॉडल्स पे देखे आप, मायावती या मुलायम सिंह के। उस दृष्टिकोण से योगी मॉडल में ये कह सकते हैं कि ठीक है, विकास वाज आल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरी है। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है ना, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन आई थिंक उसमें समा जाएगी। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो कुछ इंप्रूवमेंट है। लेकिन अल्टीमेटली भारत में आने वाले समय में जो ये तिलचट्टों के एक जो इंटरनेट मीम चली, मैं इसको तो मूवमेंट तो बोलूंगा ही नहीं, बिकॉज इट वाज फंडेड कॉकरोच जनता पार्टी, या तो मैं इनको तिलचट्टों का एक, लेकिन तिलचट्टों की बातों से एक संकेत निकल के आया कि अल्टीमेटली अपने देश में पीपल आर डेस्परेट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। क्योंकि इन्होंने ये बोला ना, तिलचट्टों ने,
कि हम एक एमएलए अगर चुनने के बाद सत्ता बदलता है, पार्टी बदलता है, तो उसको 20 साल के लिए बैन लगा दिया जाए. These are broadly speaking, these are political and electoral reforms. वेंकट चलैया कमीशन की 25 सालों से रिपोर्ट जो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, एंड ही वाज जस्टिस वेंकट चलैया, वो 25 सालों से धूल खा रही है. वो रिकमेंडेशन पार्लियामेंटेरियंस आर वेरी क्लियर कि उनको सुधार लाने ही नहीं. अब महुआ मित्रा ने अपने आप को तिलचट्टा बोल दिया. महुआ मित्रा तो एमपी है ना. मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं अपने पार्लियामेंटेरियंस को. 543 पार्लियामेंटेरियंस हैं लोकसभा में, एंड राज्यसभा में भी हाफ ऑफ दैट नंबर लिटरली स्पीकिंग. 5 एमपीज कटिंग अक्रॉस पार्टी एफिलिएशन, दे शुड कम एंड मेक ए कॉकस कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक कॉकस बनाते हैं एंड लोकतंत्र को मजबूत करेंगे. वो राजनीति चाहिए अपने आने वाले समय में. मतलब यूपी पे के कॉन्टेक्स्ट में जवाब यही है कि जनता यही चाहती है. आने वाले टाइम की पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए 20-25 सालों में, 10 सालों में, कि एक तो इंटरनेट बेस्ड होनी चाहिए, बड़े बड़े जलसे और जुलूस ये सब बंद कर दिए जाने चाहिए. डिजिटल वोटिंग, डिजिटल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाना चाहिए. जब हम आधार कार्ड और पैन कार्ड अपना रखते हैं और आइरिस वो कर सकते हैं, प्रिंट्स बायोमेट्रिक्स, तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम कास्टिंग अवर वोट ऑनलाइन. द होल पॉइंट इज दैट कि जो भीड़ तंत्र है, जो मोबक्रेसी है, इसके मेंटालिटी से हटके अगर देश को सचमुच आगे लेके जाना है तो वी हैव टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, बट दिस नीड्स सीरियस स्टेट्समैनशिप. ये अभी पार्टी ईवीएम के ऊपर ही, अभी ईवीएम पे इतनी हैकिंग की कंट्रोवर्सी चल रही है, बायोमेट्रिक तो पता नहीं क्या क्या हैक करने की आप लगवा देंगे देश में. बट दैट्स ट्रू, वी नीड रिफॉर्म्स वेरी सीरियसली फॉर इट टू प्रोग्रेस अहेड. बंगाल में चेंज आया है, अभी तक तो वेलकम चेंज लग रहा है. यूपी में देखते हैं क्या होता है आगे. थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और ये सारे एंगल्स को कवर किया. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी ईश्वर.